बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डेवलपमेंट ऑफ इसोफेगस या फिर एम्ब्रियोलॉजी ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस निकलता होता है किस पार्ट से और किस एनाटॉमिकल लोकेशन से? तो इसोफेगस निकलता है फोरगट से, और फोरगट से एक डायवर्टिकुलम निकलता है। उस डायवर्टिकुलम को बोलते हैं हम रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम, या फिर उसको हम बोलते हैं हम लंग्स बड बोलते हैं। अब दूसरी बात, ये रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम या फिर लंग बड ये निकलेगा किस जगह से? फोरगट से निकलेगा, ये बात तो पता चलेगी, लेकिन फोरगट की कौन सी साइड से? वेंट्रल से, डॉर्सल से या लैटरल से? आपको पहले बात तो पता है कि इसोफिगस थोड़ा सा क्या होता है, डॉर्सल पड़ा होता है ट्रैकिया से। तो फोरगट की वेंट्रल वाल से क्या निकलेगा? डायवर्टिकुलम निकलेगा। और डायवर्टिकुलम फोरगट की वेंट्रल वाल से तो निकल गया, आगे फोरगट के किस एनाटॉमिकल साइड से निकलेगा? क्रेनियल से निकलेगा, कॉर्डल से निकलेगा। तो फोरगट का वो वाला पार्ट जो कि फेरेंजियल गट यानी फेरिंक्स से कॉर्डल होता है, उस पार्ट के वेंट्रल वाल से रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम निकलते हैं। फिर उस रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम को हमने दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। क्यों डिवाइड करना होगा? ट्रैकिया में और इसोफेगस में। तो डिवाइड करने के लिए एक सेप्टम होगा, वो सेप्टम जो कि रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम को वेंट्रल पार्ट और डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट कौन सा होगा? ट्रैकिया, और डोर्सल पार्ट इसोफेगस। वो सेप्टम जो कि रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उस सेप्टम को बोलते हैं हम ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम। और ये सेप्टम रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इस सेप्टम में अगर कोई मसला आ जाए तो फिर ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला आता है। हमने इसको क्लिनिकल में देखना, हमने आगे देख लेते हैं। जब इसोफेगस इनिशियली बनता है तो वो काफ़ी शॉर्ट होता है, लेकिन जैसे ही हार्ट और लंग्स की जो रीलोकेशन होती है, इसके साथ इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। अभी होता है क्यों है? अब देखिए, एम्ब्रियो की बॉडी में ज़्यादातर थ्री इंपॉर्टेंट विसरा काफ़ी बड़े होते हैं, हार्ट, लंग और लीवर। इनको एकोमोडेट करने के लिए तीन तीन कैविटीज़ होती हैं। हार्ट के लिए पेरिकार्डियल कैविटी, लंग्स के लिए प्लूरल कैविटी, और लीवर के लिए पेरिटोनियल कैविटी। यहाँ पे लीवर का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसोफेगस लीवर के पास पहुँचते ही नहीं है। तो यहाँ पे हार्ट और लंग्स, चूँकि अभी हार्ट और लंग्स का साइज़ बड़ा है, उनकी कैविटीज़ का साइज़ रिलेटिवली छोटा है, तो फिर होगा क्या? इसोफेगस को नीचे जाने के लिए, नीचे जाने का मतलब इसने सर्वाइकल रीजन से होते हुए, थोरैसिक रीजन से होते हुए इसने एब्डोमेन में पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए से हार्ट और लंग्स रास्ता प्रोवाइड नहीं कर रहे। लेकिन जब हार्ट और लंग्स की फाइनल ग्रोथ हो जाएगी, फाइनल रीलोकेशन हो जाएगी, तो इसोफेगस को नीचे जाने का रास्ता मिल जाएगा। इसकी वजह से इसोफेगस अपनी फाइनल लेंथ को अटेन कर लेगी 7th वीक में। और चूंकि इसोफेगस कहाँ से डिराइव हुई है? फोरगट से, यानी एंडोडर्म से। तो इसकी जो एंडोडर्म होगी वो इसकी एपिथेलियम और उसकी ग्लैंड्स बनाएगी। और एक कॉमन चीज़ होती है होलो ऑर्गन की। होलो ऑर्गन में ये होता है कि जिनकी एपिथेलियम और ग्लैंड्स होते हैं, वो इसके ल्यूमेन को 100% ओब्लिटरेट कर देते हैं। फिर ल्यूमेन 100% ओब्लिटरेट होगा तो इसमें एक ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी सेंटर में। तो आपको सेल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, डीजेनरेट करना पड़ेगा सेंटर में, ताकि ओपनिंग क्रिएट हो सके। वो प्रोसेस जिसमें किसी भी हॉलो ऑर्गन के सेंटर वाले सेल्स, एपिथेलियल सेल्स डीजनरेट होते हैं ताकि ओपनिंग क्रिएट हो सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रीकैनालाइजेशन। और रीकैनालाइजेशन इसोफेगस की तकरीबन कंप्लीट हो जाती है एंड ऑफ 8th वीक में आकर। इसोफेगस की अगर जनरल एनाटॉमी देखी जाए तो इसोफेगस की जनरल एनाटॉमी में जो इसका सुपीरियर 1/3 है वो स्केलेटल मसल के ऊपर कंप्राइज करता है, और इंफीरियर 1/3 स्मूथ मसल कंप्राइज करता होता है। इसका मतलब इसका जो सुपीरियर 1/3 में जो स्केलेटल मसल होंगे वो कहाँ से डिराइव हुए हुए होंगे? 4th एंड 6th फेरेंजियल आर्चीज। इनके कौन से पार्ट्स हैं? क्योंकि आपको पता है फेरेंजियल आर्चीज में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बाहर एक्टोडर्म, दरमियान में मेसोडर्म और सबसे अंदर एंडोडर्म। तो ये मीजनकाइम से यानी मीजोडर्म से आएंगे। जो इसके स्मूथ मसल है वो कहाँ पे होंगे? इंफीरियर 1/3 पे होंगे। वो कहाँ से ड्राइव हो गए? वो हो गए सबप्लैंक्टिक या फिर विसरल मीजोडर्म, यानी ऐसे मीजोडर्म जो कि प्राइमोर्डियल गट की एंडोडर्म को सराउंड कर रही है, उस मीजोडर्म से विसरल स्मूथ मसल आएंगे। अब इनकी इनर्वेशन पढ़ लेते हैं कि कौन सी नर्व इनको सप्लाई करेगी। चाहे वो इंफीरियर 1/3 हो, चाहे वो सुपीरियर 1/3 हो, इन दोनों को सप्लाई करने के लिए नर्व कौन सी होगी? वेगस नर्व। अलबत्ता इसकी ब्रांचेस थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर सुपीरियर 1/3 है, वहाँ पे स्केलेटल मसल है, तो उसको सप्लाई करने के लिए कौन सी नर्व होगी? वहाँ पर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होगी। जबकि इंफीरियर 1/3 के लिए सिलिएक प्लेक्सिस होगा। अब इसोफेगस के कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स को देख लेते हैं। इसोफेगस के अपने 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स देखने हैं। पहला होगा इसोफेगल एट्रीजिया, दूसरा होगा इसोफेगल स्टेनोसिस, और तीसरा होगा कंजेनिटल हाइटल हर्निया। तो सबसे पहले हम इसोफेगल एट्रीजिया को पढ़ेंगे। एट्रीजिया और स्टेनोसिस में क्या फ़र्क होता है? एट्रीजिया और स्टेनोसिस दोनों टर्म यूज़ होती है किसी भी हॉलो ऑर्गन के लिए, यानी जीआईटी यानी एब्डोमिनल विसरा के लिए इस्तेमाल होती हैं। एट्रीजिया का मतलब ये होता है कि किसी भी हॉलो ऑर्गन का ल्यूमिन 100% ओब्लिटरेट हो गया, यानी इसका 0% इसकी ओपनिंग है। जबकि स्टेनोसिस का मतलब होता है कि ल्यूमिन 100% ओब्लिटरेट यानी 100% ओक्लूड नहीं हुआ, बल्कि कुछ ना कुछ इसमें ओपनिंग बाकी है, लेकिन वो ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा नैरो हो चुकी है। तो स्टेनोसिस और एट्रीजिया में डिफरेंस होता है। और ये भी जनरल एक प्रिंसिपल होता है कि एट्रीजिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है कि रीकैनालाइजेशन
100% नहीं हुई, यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रीकैनालाइजेशन। जबकि स्टेनोसिस का कॉज क्या होगा? इनकम्प्लीट रीकैनालाइजेशन, यानी थोड़ी बहुत रीकैनालाइजेशन हुई है। तो हम इसोफेगल एट्रीजिया को देख लेते हैं। इसोफेगल एट्रीजिया के दो केस होते हैं, या तो ये आइसोलेटेड भी हो सकता है। आइसोलेटेड का मतलब सिर्फ ये इसमें ही मसला हो और किसी चीज़ में मसला ना हो, या फिर कि ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला के साथ एसोसिएटेड होता है। तो उसके दो होते हैं, अगर डिपेंडिंग अपॉन केस 1 या केस 2 है। केस 1 को देख लेते हैं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड होगा तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या होगा? फेलियर ऑफ कंप्लीट रीकैनालाइजेशन। और रीकैनालाइजेशन किस वीक में होती है? 8th वीक में। जबकि दूसरा केस बताया था कि इसोफेगल एट्रीजिया विद ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, और ये मोस्ट कॉमन होता है। 90% केस में हमें ये देखने को मिलता है। इस कंडीशन के दो इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं। पहला ये है कि कोई भी अगर मैकेनिकल फैक्टर है वो अगर डोर्सल वॉल ऑफ फोरगेट को आगे की तरफ खींच रहा है या आगे की तरफ पुश कर रहा है, जिसकी वजह से जो डोर्सल वॉल है फोरगेट की वो किससे फ्यूज़ होगी? वेंट्रल वॉल ऑफ फोरगेट से, और आगे वो ये एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बना लेगी। या फिर ऐसा हो कि जो ट्रैकियोइसोफेगल सेप्टम है उसकी पोस्टीरियर डेविएशन हो जाए। इस तरह पोस्टीरियर डेविएशन हो गए कि वो ट्रैकिया आगे और इसोफेगस पीछे, इनको कंप्लीटली सेपरेट ना कर सके, यानी इसकी वजह से भी क्या होगा? एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम फिस्टुला बोलते होते हैं, वापस में क्रिएट हो जाता है। अब इस क्लिनिकल के कुछ हम इंपॉर्टेंट टाइप्स या फिर जैसे केस भी बोल सकते हैं या फिर फॉर्म्स भी बोल सकते हैं, वो देख लेते हैं। वो तकरीबन 5 होती है, ABCDE, यानी ये 5 टाइप्स की फॉर्म में ही ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला प्रेजेंट कर सकता होता है। जो इसका जो टाइप ए है वो 90% कॉमन होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ए होगी, 90% होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इस टाइप ए में होगा क्या? इस टाइप में ये होगा कि जो अपर पोर्शन है इसोफेगस का वो एक ब्लाइंड पाउच बाकी ख़त्म हो जाएगा, और जब इसका जो लोअर सेगमेंट है वो ट्रैकिया के साथ फिस्टुला बना लेगा। तो ये टाइप ए होगी। टाइप बी में ये होगा कि कोई फिस्टुला नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आइसोलेटेड इसोफेगल एट्रीजिया देखने को मिलता है, और ये तकरीबन कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ऑलमोस्ट इसकी 4% होगी। जबकि टाइप सी या फिर इसको हम एच शेप ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, इसमें भी वंस अगेन इसमें एट्रीजिया नहीं होता, इसमें एच शेप ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला। एच शेप किस तरह कि जो इसका सुपीरियर पोर्शन भी ट्रैकिया के साथ फिस्टुला बनाएगा और इन्फीरियर पोर्शन ऑफ इसोफेगस भी ट्रैकिया के साथ फिस्टुला बनाएगा, तो ये भी 4% होता है। जबकि टाइप डी और टाइप ई ये रिलेटिवली माइनर होते हैं और तकरीबन 1% होते हैं। टाइप डी और टाइप ई में होगा क्या? टाइप डी में ये होगा कि जो इसका सुपीरियर पोर्शन है वो क्या बना रहा है? फिस्टुला बना रहा है, जबकि इन्फीरियर पोर्शन एक ब्लाइंड पाउच पाके ख़त्म हो गया है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि टाइप डी एक्चुअली टाइप ए का क्या है? ऑपोजिट है। या फिर टाइप ई में ये होता है कि दोनों पार्ट्स फिस्टुला बनाते हैं, लेकिन दोनों पार्ट्स आपस में कनेक्टेड इसोफेगस के नहीं होते। हम ये कह सकते हैं कि जो टाइप ई है वो टाइप सी के क्या है? रेसिप्रोकल है। तो इसकी क्या होगी? डिफरेंट फॉर्म्स होगी ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला की। ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला विद इसोफेगल एट्रीजिया या फिर इसोफेगल एट्रीजिया विद ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, इसके क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हो गए? इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये है कि इसोफेगस ब्लाइंड है। ब्लाइंड होने की वजह से जो होगा, इन्फेंट होगा, वो किसी भी चीज़ को स्वैलो नहीं कर सकता। अगर स्पेसिफिकली फीटस की बात करें तो फिर होगा क्या? जो फीटस एमनियोटिक फ्लूइड को स्वैलो नहीं कर सकता, स्वैलो नहीं कर सकेगा तो फिर वो एमनियोटिक फ्लूइड डिस्पोज नहीं हो सकेगा। तो एक कंडीशन होगी जिसका नाम होगा पॉलीहाइड्रोमनियास, और पॉलीहाइड्रोमनियास के अपने कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। या अगर इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट होगा कि उसकी एक्सेस ड्रूलिंग होगी सलाइवा की, और वो बेबी रिजेक्ट कर देगा ओरल फीडिंग को। जब भी ओरल फीडिंग करेगा तो वॉमिटिंग होगी और रिगरगिटेशन होगी, कफिंग होगी। अगली बात, इसको डायग्नोस कैसे करना है? इसको डायग्नोस करने के लिए हम एक जो सर्जन्स होते हैं वो एक ट्यूब पास करते हैं नोज के थ्रू स्टोमक में। अगर वो ट्यूब नोज से स्टोमक पे ना पहुंचे, इसका क्या मतलब हुआ? कि दरमियान में कोई ना कोई रास्ता इसको ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब इसोफेगल एट्रीजिया हो गया। ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला ये एनॉमली है जो कि कंपोनेंट होती है वेक्ट्रल एसोसिएशन का। वेक्ट्रल एसोसिएशन क्या है? वर्टिब्रल, वी से वर्टिब्रल, ए से एनल, सी से कार्डिक, टी से ट्रैकियो, ई से इसोफेगियल, आर से रीनल एंड द और लिम्स डिफेक्ट होते हैं। सेकंड क्लिनिकल है इसोफेगल स्टीनोसिस का। इसोफेगल स्टीनोसिस का मतलब नर्विंग ऑफ ल्यूमिन ऑफ इसोफेगस। ये इसोफेगस की तकरीबन तमाम लेंथ में हो सकता है, लेकिन ये डिस्टल 1/3 पे रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है। और स्टीनोसिस का दो इंपॉर्टेंट कॉज होती हैं, या तो फिर रीकैनालाइजेशन इनकम्प्लीट थी, या फिर रीकैनालाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो ब्लड सप्लाई आपको चाहिए थी वो क्या थी? इम्पेयर्ड थी। या तो वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ होगी या फिर इनकम्प्लीट रीकैनालाइजेशन होगी। तो ये था इसोफेगल स्टीनोसिस। लास्ट क्लिनिकल है कंजेनिटल हाइटल हर्निया। कभी कभार ऐसा होता है कि इसोफेगस की लेंथनिंग
फेल हो जाती है, यानी इसोफेगस लंबी नहीं हो सकती। इसकी वजह से क्या होगा, स्टोमक जो कि इसके इन्फीरियर पार्ट के साथ अटैच हो, वो डायफ्राम की एक ओपनिंग इसोफेगल हाइटस से होता हुआ थोरैक्स में पहुंच जाएगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं कंजेनिटल हाइटल हर्निया, जो हमने एक्चुअली डायफ्राम वाले चैप्टर में देखनी है। दिस वाज ऑल अबाउट द इसोफेगस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।